हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। एंड आज अगेन पॉलिटी की घटना चक्र सीरीज का डे है, वेडनेसडे है, तो 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम। तो आज के क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे हम देखेंगे कि ज़्यादातर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस ही होंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन रीजनिंग से ज़्यादा आपको याद करने वाले होंगे, है ना। तो आई होप योर रिविजन इज गोइंग वेल एंड जितने भी स्कोर्स होंगे इन दी एंड कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन है कि इन देयर नेशनलिस्ट रिएक्शन the founding fathers of Indian Constitution tended to minimize the importance of minority interests and emotions. तो this view is credited to, यानी कि ये above lines जो है ये किसने कही है? ये क्वेश्चन जो है डायरेक्टली पूछा गया है फ्रॉम द NCERT एंड ये क्वेश्चन डायरेक्टली पुट कर दिया गया था इन द सिविल सर्विसेज के एग्जाम में, किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज में। वैसे IAS प्री का क्वेश्चन है, तो आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है अप्रोप्रिएट है। A. मॉरिस जोन्स, B. हार्ग्रेव जूनियर एंड C. अलेक्जेंड्रोविच एंड D. आइवर जेनिंग्स। तो इनमें से आपको डिसाइड करना है कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो आपको अप्रोप्रिएट लग रहा है। सो काइंडली मार्क योर आंसर्स प्लीज। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आइवर जेनिंग्स। तो आइवर जेनिंग्स एक ब्रिटिशर थे, यानी कि ब्रिटिश क्रिटिक थे, तो उन्होंने इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी बहुत सारी क्रिटिक्स दी हैं, यानी कि वो ज़्यादातर फेवर में नहीं थे ड्यू टू इट्स लार्ज साइज। तो जब हम पढ़ते हैं, ज़्यादातर जब हम लक्ष्मीकांत की बुक भी पढ़ रहे होते हैं या NCERT भी पढ़ रहे होते हैं, तो आइवर जेनिंग्स की काफ़ी ज़्यादा हम देखते हैं ओपिनियन जो है उन्हें सामने रखा जाता है। सो ही वॉज वन ऑफ देम जिन्होंने ये कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बहुत ज़्यादा वास्ट साइज का है एंड ज़्यादा देर तक टिकेगा नहीं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 में हमारे पास शेड्यूल है एंड लिस्ट 2 में हमारे पास जो है कुछ ऑप्शंस है, आपको उसके साथ अकॉर्डिंगली कोड के अकॉर्डिंगली मैच करना है। तो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास, यानी कि लिस्ट 1 में ए क्या है 7 शेड्यूल, बी में 8 शेड्यूल, सी 9 शेड्यूल एंड डी में 10 शेड्यूल। लिस्ट 2 में नंबर 1 पे लैंग्वेजेस है, 2 पे डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, 3 पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स एंड 4 में वैलिडेशन ऑफ सर्टन एक्ट। सो काइंडली मार्क योर आंसर्स एज पर द कोड जो नीचे दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 7 शेड्यूल, है ना। जब हम 7 शेड्यूल की बात कर रहे हैं तो 7 शेड्यूल किसकी बात करता है? लिस्ट के बारे में, है ना। तो लिस्ट क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स है। तो ये चीज़ तो आपको श्योर हो गई कि अगर ए ऑप्शन है तो A 3 के साथ तो जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि A 3 के साथ कहाँ जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए भी बन सकता है, ऑप्शन नंबर सी भी बन सकता है, बी और डी जो है यहाँ पे डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाते हैं। तो 2 ऑप्शन में से अब आपको डिसाइड करना है। इसमें से 8 शेड्यूल हमें क्या कह रहा है? 8 शेड्यूल अगर आपको जनरली याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो आप एलिमिनेट करना शुरू कीजिए। तो 8 शेड्यूल की अगर हम बात करें, वैसे तो लैंग्वेजेस की बात कर रहा है, आपको याद भी है ना। बट अगर नहीं भी बात कर रहा है तो यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है, 10 शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा जो है वो पिक्चर में आता रहता है। तो 10 शेड्यूल जो है डायरेक्टली किसकी बात कर रहा है? डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, क्योंकि लेटर ऑन इससे ऐड किया गया था। तो जो 10 शेड्यूल है दैट विल गो विद 2। तो 10 2 के साथ कहाँ जा रहा है वो आप देख लीजिए। तो 10 2 के साथ 4 में तो जा नहीं रहा, यानी कि डी ऑप्शन है वहाँ पे 4 में तो जा नहीं सकता, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाता है। तो यहाँ पे जो आपका सी ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। बट वैसे अगर आपको डायरेक्टली याद है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो फाइनली हमारा आंसर क्या बनता है? 7 शेड्यूल जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स के साथ, 8 शेड्यूल जाता है जहाँ पे लैंग्वेजेस हम डिस्कस कर रहे हैं, 9 शेड्यूल में जाता है वैलिडेशन ऑफ सर्टन एक्ट्स, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जिसको हमने एंट्रीज को डाल दिया है 9 शेड्यूल में। बार बार मैंने यूट्यूब वीडियोस में भी बताया, जहाँ पे कोई भी कोर्ट है या जो लॉ है एक्शन नहीं ले सकता, उनकी जुरिस्डिक्शन के बाहर है ये, है ना। 10 शेड्यूल ऑटोमेटिकली एंटी डिफेक्शन लॉ के साथ डील करता है। सो ये करेक्ट आंसर बन जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग अगेन। लिस्ट 1 में हमारे पास कुछ आर्टिकल्स हैं, लिस्ट 2 में आपको बताना है कि किसके साथ ये करेक्टली मैच होता है। लिस्ट 1 में आर्टिकल 15 है, then we have article 36, article 74, article 368 and list 2 में amendment procedure है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, राइट टू इक्वालिटी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। तो यहाँ पे आपको कोड मार्क करना है। तो थोड़ा बहुत भी आपके पास अगर आइडिया होगा आपको डेफिनेटली आंसर पता होगा यहाँ पे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो देख लेते हैं आर्टिकल 15 की जब हम बात कर रहे हैं तो राइट टू इक्वालिटी से हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हम जनरली स्टार्ट करते हैं, तो वो 14 से 18 की रेंज वाले हैं, है ना। तो वो राइट टू इक्वालिटी की बात करेंगे।
तो ये चीज़ ऑप्शन हमारा ए वाला जो जाएगा डायरेक्टली 3 के साथ जाएगा। तो यहाँ ऑप्शंस में आप देख लीजिए ए के साथ 3 क्या है, सिर्फ और सिर्फ डी बचता है जहाँ पे ए के साथ 3 मैच किया गया। तो डेफिनेटली आपको ये आंसर जो है पता लग जाएगा कि डी क्वेश्चन बिल्कुल सही है, डी जो ऑप्शन है सॉरी वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बट इसके अलावा थोड़ा और मैच अगर हम करने की कोशिश करते हैं तो आर्टिकल 368 काफ़ी ज़्यादा पिक्चर में रहता है, क्योंकि यहाँ पे हम अमेंडमेंट पावर की बात करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इस पर मुद्दे भी उठते रहे हैं। तो आर्टिकल 368 भी नो कि अमेंडमेंट प्रोसीजर से बात कर रहा है, तो डी के साथ या 368 के साथ डी एंड 1 का जो कॉम्बिनेशन है बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाता है। आर्टिकल 36 की जब हम बात कर रहे हैं, है ना, कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स की जब हम बात करते हैं 33 34 के आसपास बात करते हैं, है ना, उसके बाद हमारी क्या शुरू हो जाते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टार्ट हो जाते हैं। तो यानी कि बी जो है वो जाएगा 4 के साथ। तो बी के साथ जहां 4 जा रहा है देन अगेन ये क्रॉस चेक भी हो जाता है, ताकि बचता क्या है 74 में भी हैव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो यहाँ पे आपके पास थोड़ी बहुत भी अगर आपको आइडिया हो जाता है कि क्या क्या कुछ ऑप्शन है, जरूरी नहीं है कि आपको सारे के सारे आंसर्स पता होंगे, है ना, कुछ अगर आपको ट्रिक वाइज भी पता हो या आपको कुछ ये चीज़ भी क्लियर अगर हो जाती है कि कुछ कुछ ऑप्शन के लिए आप क्लियर है, आप लास्ट ऑप्शन के लिए क्लियर नहीं है, तो यहाँ से आप ऐसे मिक्स एंड मैच तरीके से भी डायरेक्टली जो है आंसर सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। So the next question is which of the following is not correctly matched? तो लिस्ट 1 में पंचायत, लिस्ट 2 में पार्ट 9, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटीज में है पार्ट 9A, फिर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज पार्ट 9B एंड ट्राइब्यूनल्स पार्ट 10. So which of them is not correctly matched? तो इसका करेक्ट आंसर है बट ऑब्वियस ऑप्शन नंबर डी। तो पार्ट 10 की जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स की बात कर रहे हैं, वेरएज़ जब हम ट्राइब्यूनल्स की बात करते हैं तो वो हमारा पार्ट 14A का पार्ट है, वो बन जाता है। फर्दर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जरूर लिंक दे दूंगी उस वीडियो का, जहाँ पे मैंने आपको पार्ट्स के लिए बहुत सारी ट्रिक्स भी बताई है कि कैसे आप जितने भी पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसे याद कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच। तो इसमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट लाइन होगी वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ए ऑप्शन है ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट। B, the government is responsible to the parliament and can be removed by it. C, the government is elected by the people and can be removed by them. D, the government is chosen by the parliament but cannot be removed by it before the completion of a fixed term. So kindly mark your answer please. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो सारी स्टेटमेंट्स दोबारा पढ़ लेते हैं कि ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट। तो ये स्टेटमेंट गलत है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपनी वोटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली या जितनी सीट्स उन्होंने गैदर किया है उसके अकॉर्डिंगली वो सिर्फ पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट होती हैं, गवर्नमेंट में रिप्रेजेंट नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। सी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, अ गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, बिल्कुल सही बात है। एंड कैन बी रिमूव्ड बाय देम, रिमूवल पार्लियामेंट करता है यानी कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल करते हैं, पीपल यानी कि लोग डायरेक्टली खुद से रिमूव नहीं करते। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। तो डी की बात करते हैं कि गवर्नमेंट इज चोजन बाय द पार्लियामेंट बट कैन नॉट बी रिमूव बाय इट बाय कंप्लीशन ऑफ फिक्स टर्म। तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है कि यहाँ पे हमारे पास अगर मोशन नो कॉन्फिडेंस का पास हो जाता है तो वहाँ पे गवर्नमेंट गिर जाती है, चाहे वो टर्म कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट लगता है कि जो गवर्नमेंट है इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव बाय इट दो। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं इनिशिएटिव जो हम लॉन्च कर रहे हैं या कर भी चुके हैं। हमारे पास प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स ऑलरेडी बीपीएससी का चल रहा है, एमपीपीएससी का ऑनगोइंग है एंड अभी अब थोड़ी बहुत एक आधे दिन में हम यूपीपीएससी का भी अगर बात करें तो क्रैश कोर्स प्रीलिम्स का लॉन्च कर रहे हैं। जीएसपी सारा का सारा जो प्रीलिम्स का है आपका कवर हो जाएगा विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ से या शुरू होने से बिल्कुल ही पहले। तो यूपीपीसीएस के लिए हमने पर्टिकुलर वे में अगर आप मेंस की तैयारी की बात कर रहे हैं तो सोशियोलॉजी का एंड पीएसआई यानी कि आप इंटरनेशनल रिलेशंस अगर आपको ऑप्शनल है तो यहाँ पे आपको एनरोलमेंट का ऑप्शन भी दिया जा रहा है। अर्ली बर्ड ऑफर में अगर एनरोल कर रहे हैं तो 7,000 का कोर्स है, अदरवाइज आफ्टर 30 अप्रैल ये 8,000 का कोर्स हो जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो डू परचेज एंड जाके आप अपना तैयारी जो है और एक बेटर तरीके से कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है आपको मार्क करनी है। ए, Goa attained full statehood in 1987. B, Diu is an island in the Gulf of Khambat. C, Daman and Diu were separated from Goa by the 56th constitutional amendment of the Constitution of India.
D. Dadra and Nagar Haveli were under French colonial rule till 1954. So kindly mark your answers, please. तो इस सब में से इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट है वो ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि जो दादरा एंड नगर हवेली है इट वाज नॉट अंडर द फ्रेंच रूल, ये थी अंडर द पोर्टुगीज रूल। ठीक है, पोर्टुगीज रूल से बिल्कुल 1954 में दादरा एंड नगर हवेली जो है वह आज़ाद हुई थी। 1954 में इट जॉइंट इंडिया, बट फ्रेंच नहीं, बट पोर्टुगीज रूल था। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, no person shall be prosecuted and punished for the same offense more than once. Under which article the above preservation of the conviction for crime is given? A. Article 19, B. 20, C. 21 and D. Article 22. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्टिकल 20 की यहाँ पे बात हो रही है। तो सेम ऑफेंस के लिए ट्वाइस आप पनिश नहीं होंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, इसे डॉक्ट्रिन क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डबल जियोपार्डी बोलते हैं। यानी कि आप एक ही ऑफेंस के लिए दो बार जो है पनिश नहीं किए जा सकते। तभी एक कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि जहाँ पे ऑलरेडी एक कोर्ट में ऑनगोइंग केस होता है, क्योंकि जुरिस्डिक्शन जो है वो डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट कोर्ट्स में भी हो सकती है कि केस को लेके, बट अगर एक कोर्ट ने ऑलरेडी वो केस टेकअप कर लिया है, जो दूसरा कोर्ट है जिसके अंडर सेम केस के लिए जुरिस्डिक्शन अगर लाई भी करती है, वो कोर्ट इस केस को टेकअप नहीं करेगी या फिर क्लब कर देगी किसी दूसरे कोर्ट के साथ जहाँ पे केस जो है ऑनगोइंग है। क्योंकि एक ही अगर आप कहेंगे ऑफेंस के लिए एक व्यक्ति को दो बार बिल्कुल पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which part of the Indian Constitution refers to the responsibility of the state towards international peace and security? तो ये कहाँ पे मेंशन किया गया है towards international peace and security? A. Fundamental rights, B. Fundamental duties, C. Directive principles of state policy and D. Preamble of the Constitution. So kindly mark your answers, please. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, कि आर्टिकल हमारा जो 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो डायरेक्टली ले डाउन करता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में कि इंडिया को इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की तरफ फोकस करना है। तो ये पार्ट किसका है, हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरफ है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 में सब्जेक्ट्स है एंड लिस्ट 2 में पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है अगेन। ठीक है, ए में अबॉलिशन ऑफ टाइटल, बी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, सी टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू चाइल्ड और वार्ड बिटवीन 6 to 14 years of age, D. India, that is Bharat, is a union of states. List 2 में we have directive principles of state policy, second the union and its territories, third fundamental rights and 4 fundamental duties. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हमारे पास कैसे है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, तो फॉर श्योर हमें अगेन पता है कि हमारा फंडामेंटल राइट्स है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 1 तो श्योरली 3 के साथ जाएगा, तो 1 जो है 3 के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ही ये चीज़ डायरेक्टली बता रहा है। बट अगेन अगर हम काउंटर करना चाहें या क्रॉस आगे करना चाहें इसको फॉरवर्ड, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत हमें पता है कि विलेज पंचायत की बात गांधी जी ने की थी। तो गांधीज्म की अगर हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो पर्टिकुलरली किसके साथ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज के साथ डील करता है। ठीक है, हमारे पास 3 या 4 तरह के हमारे पास जनरली हम कंसिडर करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, तो उसमें गांधी जी का एक स्पेशल योगदान है। तो विलेज पंचायत को लेकर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के पास जाते हैं, तो वील सी कि बी जो है वो 1 के साथ जाएगा, तो मतलब बिल्कुल सही ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन ऑफ वार्ड बिटवीन 6 to 14 years of age, ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये हमने फंडामेंटल ड्यूटीज में अपने देखा था और पढ़ा भी है। तो फर्दर मतलब सी जाएगा 4 के साथ। तो बचा हुआ इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज का पार्ट बन जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो लास्ट क्वेश्चन आज की घटना चक्र पॉलिटी सीरीज का है कि विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। फर्स्ट फंडामेंटल राइट्स, सेकंड फंडामेंटल ड्यूटीज, थर्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब क्वेश्चन क्या है, which of the above provisions of the Constitution of India fulfilled the National Social Assistance Program launched by the Government of India? A. 1 only, B. 3 only, C. 1 and 3 and D. all of the above.
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओनली ऑप्शन 3, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था इन द ईयर ऑफ 1995। तो इस स्कीम के अंडर जब हम देखते हैं ओल्ड एज पेंशन की बात करते हैं तो अर्लियर वो भी इंक्लूड था, अर्लियर मैटरनिटी बेनिफिट की बात करते हैं वो भी इंक्लूडेड था, बट उसे देन फर्दर जो है 2000 या 2001 के अराउंड ऐड कर दिया गया था, हमारी किसके साथ, सेंसस के साथ एसोसिएट कर दिया गया था। तो यहाँ पे असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी उन लोगों के लिए जिसमें जैसे ओल्ड एज पेंशन इंक्लूड कर देते हैं या बीपीएल वाले जो लोग हैं उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए। तो ये सारा का सारा पार्ट या बन जाता है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि फर्दर ऐसी गाइडलाइंस जिसके ऊपर लॉज बनाए जाए, है ना। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ने फर्दर क्या ले डाउन की कि जो लोग काम कर रहे हैं या विलिंग टू वर्क है अकॉर्डिंगली, है ना, उनको एक कह सकते हैं कि इनकम होनी चाहिए उनके पास। तो ये ओनली नंबर 3 ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। होपफुली आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा एंड कोई भी अगर क्वेरी होगी तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वील डेफिनेटली हेल्प यू आउट एंड डू कमेंट योर स्कोर्स एंड थैंक यू सो मच।